नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो अपने संकल्प पत्र पर काम करेंगे। जनता के बीच आकर वो संकल्प पत्र को भूल गए हैं। जनता को वो जवाब दें कि स्मार्ट सिटी कब तक बनेगी। जिन्होंने मां गंगा की कसम खाकर कहा था कि गंगा साफ होंगी, वो आज गंदी क्यों है। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आए, भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी। जिन्होंने मां गंगा की कसम खा करके कहा था कि मां गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार मां गंगा आज गंदी क्यों हैं। ये जो भारत की जितनी भी नदियां थी साफ होने का संकल्प लिया था, वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं। अखिलेश यादव ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से जवाब मांगा कि भारत की नदियों को संकल्प कहा गया, आज सरकार अपने एसेट बेच रही है। सरकार कह रही है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से सरकार ने 2.5 लाख करोड़ इकट्ठे कर लिए होंगे। कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीजों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे। सरकार अगर सारी चीजों को प्राइवेट हाथों में दे देगी तो संविधान का क्या होगा, संविधान के अधिकारों तथा आरक्षण का क्या होगा। जानबूझकर नौकरी, रोजगार, मध्यम वर्ग पर सरकार बात नहीं कर रही है। गरीब किसान क्या खाएं क्या बचाएं, हर जगह कटौती हो रही है। जेलों में अपराधियों से कौन जाकर मिल रहा है, सत्ता से अपराधियों की साठ काट है। और फिर अगर चीजें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा। संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए। आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान न हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना काल में सबको रोटी और खाना पहुंचाया है। आप खुद सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। काम, रोजगार और नौकरी के लिए कोई बात पूरी की हो तो बताए हमें सरकार। पे आरोप लगा रहे हैं कि माफियाओं को संरक्षित कर रहा है। आप ये सोचिए कि जेलों में कौन मिलता है जाकर के, और जहां पर अपराधी हैं उनकी सांठगांठ किससे है, सत्ता से सांठगांठ है। ओवैसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है, युवा इंतजार कर रहा है कि लैपटॉप कब बटेगा। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों का इंतजार कर रही है। वो इंतजार कर रही है कि नौजवानों को लैपटॉप कब मिलेगा। वो इंतजार कर रही है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, और बनारस के लोग तुम तो हो, वरना कब साफ होगी उसका भी इंतजार कर रहे हैं। भोजूवीर से लगायत मीरापुर बसई क्षेत्र में एसीएम चतुर्थ के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। एसीएम चतुर्थ के निर्देश पर मीरापुर बसई क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान जब नगर निगम के दस्ते ने पटरी पर कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो कई लोगों ने दुहाई देनी शुरू की, लेकिन एसीएम चतुर्थ ने किसी की दुहाई नहीं सुनी और नियम कायदे के विरुद्ध हुए अतिक्रमण को उन्होंने हटवाया। अतिक्रमण के खिलाफ संदेश देते हुए कार्रवाई जारी रखी। दुकानदारों का कहना था कि नाली के किनारे दूसरी तरफ हम अपनी जमीन पर दुकानदारी कर रहे हैं, बावजूद उसके अधिकारी अतिक्रमण अभियान के दौरान किसी की नहीं सुने। अतिक्रमण अभियान के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब कई दुकानदारों ने अतिक्रमण अभियान का विरोध करना शुरू किया, जिस पर
मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने उन्हें शांत कराया। हुआ कि जो नाली है पटरी के अंदर घर में जो सामान रखा हुआ है हम लोग का वो जबरदस्ती अपने उठा के ले जा रहे हैं। अगर नाली के बाहर होता ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अपने घर के अंदर से सामान ले जा रहे हैं, वो हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अधिकारियों से नहीं बोला कि नहीं, सर मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुन रहा हूँ। वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे हैं कि नहीं आप लोग का जो है अतिक्रमण है तो अतिक्रमण है, ये जबरदस्ती सामान उठा के लोग अपने गाड़ी में लाद के ले जा रहे हैं। वो लोग अतिक्रमण तो हटना भी जरूरी है, ये मानते हैं ना? जरूरी है, लेकिन किसी के घर के अंदर से सामान ले जाना ये कहाँ का नियम है, ये बताइए आप। भाई हमारे क्या सर यही हुआ है, जबरी घर में से सामान को लाद लिया गया है ताला तोड़कर। ठीक है, ये अगर हम रोड पे अतिक्रमण कर रहे हैं या मेरी दुकान खुली हुई है तो आप कीजिए, ठीक है। मेरा दुकान ऑलरेडी 1 महीने से बंद था और मेरा काउंटर घर में था, ठीक है। जबरी लाद लिया गया है। इसमें क्या था, उसमें प्लास्टिक वगैरह भी थी? नहीं, उसमें प्लास्टिक वगैरह नहीं था। मेरा खाली काउंटर था लोहे का जो 110 किलो का है, ठीक है। वो गरीब का सामान जबरदस्ती लाद लिया गया है उस पर। रिक्वेस्ट नहीं की? मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है, बहुत रिक्वेस्ट किया है। वो बोल रहे हैं कि ये इनका आदेश का हवाला देते हुए वो उस पर लाद लिया। नगर निगम लोगों का कहना है कि आप नाली पे मत लगाइए, अगर नाली पे लगाएंगे तो आपका चालान कटेगा। हमारा नाली के अंदर सामान लगा था, उसके बावजूद चालान भी कटा और सामान उठा के लोग ले गए। आपने रिक्वेस्ट नहीं की? नाली कितना को रिक्वेस्ट किया गया, वो लोग अपने सामने सुनवाई है। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग की वजह से रोड पे जाम लग रहा है और अंदर सामान लगाइए। यही सामने हमारे विशाल मेगा मार्ट है, जाके देखिए, छोटो गाड़ी खड़ी है, वहाँ के ऊपर कौन सी कार्रवाई हो रही? क्या अधिकारी थे? पूरे अधिकारी थे, अधिकारी, एक लेडीज अधिकारी थी, बाकी यहाँ के चौकी इंचार्ज थे, कैंट के थे, सभी लोग था। बातचीत के दौरान एसीएम चतुर्थ रीता सिंह ने बताया कि कई दिनों से उस क्षेत्र में जाम की समस्या की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। कई लोगों ने शिकायत की थी कि अतिक्रमण के चलते उधर से चलना दूभर है, लोगों को इसीलिए यह अभियान चलाया गया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों की शिकायत थी कि हम नाली के अंदर अपनी दुकान में सामान लगाए हैं, बावजूद इसके हमारे ऊपर चालान काटा जा रहा है, तो उन्हें नगर निगम के अधिकारियों से मिलने के निर्देश दिए गए। तथा एसीएम चतुर्थ ने कहा कि यदि दोबारा अतिक्रमण होता है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे कार्यालय में स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की शिकायत लगातार की जा रही थी कि स्थानीय लोगों को जाम की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी रास्ते फुटपाथ वगैरह बनाए गए उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है दुकान लगाकर। तो इसके क्रम में नगर निगम और पुलिस के सहयोग द्वारा एक अभियान चलाया गया है और ऐसे अभियान लगातार हम आगे भी चलाते रहेंगे कि बनारस में जो जाम की समस्या है उससे बनारस वासियों को निजात दिलाई जा सके। अभियान के दौरान मैम लोग विरोध भी कर रहे थे, किस तरह का विरोध था उनका? कुछ लोग हाँ, अभियान के दौरान क्योंकि जो भी फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण था उसे हटाया जा रहा था, उसी क्रम में कुछ स्थानीय दुकानदारों द्वारा इस बात की आपत्ति की गई कि हमारा उस जद में न आने के बावजूद भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य नहीं था, फिर भी कहा गया कि यदि आपकी कोई ऐसी आपत्ति है तो आप उसे नगर निगम के कार्यालय में आ जाएं और उसका बराबर निवारण कर दिया जाएगा। और भविष्य के लिए सचेत किया गया कि इस तरह का कोई भी अतिक्रमण दोबारा से ना करें। मैम, दोबारा अतिक्रमण अभियान चलने के बाद भी लोग दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा, क्या वार्निंग रहेगी? नहीं, इस बार उनके ऊपर बहुत हैवी जुर्माना किया गया है और सचेत करके दिया जा रहा है, और अगर दोबारा इसके बाद भी किया जाता है तो उन पर बाकायदा एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इससे भी अधिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी पहुंचे प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद मंत्री तथा केवीआईसी आयोग भारत सरकार के सदस्य सुनील भारद्वाज भराला ने सर्किट हाउस में आयोजित परशुराम शक्ति वाहिनी की संगोष्ठी में लोगों में ऊर्जा भरी और एकता का संदेश दिया। गुरुवार को वाराणसी पहुंचे प्रदेश के श्रम कल्याण परिषद व श्रम मंत्रालय के अध्यक्ष व राज्य मंत्री तथा केवीआईसी आयोग भारत सरकार के सदस्य सुनील भारद्वाज भराले ने सर्किट हाउस में परशुराम शक्ति वाहिनी के एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें परशुराम जी के आदर्श पर निरंतर चलने का आह्वान किया। वहीं बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हिंदुओं की बहन बेटियों के ऊपर लव जिहाद के कारण तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए परशुराम शक्ति वाहिनी आगे आएगी। साथ ही उन्होंने श्रम कानूनों को सरल बनाकर श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के बारे में बहुत गंभीरता से विचार करते हुए तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं। साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा किया। अभी उत्तर प्रदेश का पहला कार्यक्रम श्रमिकों का यहाँ संपन्न हो रहा है और उत्तर प्रदेश का दूसरा कार्यक्रम यहाँ परशुराम शक्ति वाहिनी का आज द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ है। दोनों कार्यक्रम में मुझे आने का गौरव प्राप्त हो रहा है। उसी में हम लोग आज चर्चा थी, तो एक कार्यक्रम हमारा संपूर्ण हो गया, दूसरे कार्यक्रम में अभी हम जा रहे हैं। ये परशुराम शक्ति वाहिनी की जरूरत क्यों पड़ी और आज की चर्चा क्या निकल के आई? परशुराम शक्ति वाहिनी की जरूरत इसलिए पड़ी है कि भारतवर्ष और राज्य के अंदर
जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, जो संस्कार हैं, जो अपने हिंदू संस्कृति है, जो अपने बहुत सारे विकृति हैं, उसके लिए थामने के लिए, रोकने के लिए शक्ति वाहिनी उस पर काम कर रही है। किस तरह तो उसके संगठनात्मक, जैसे बहुत सारे परिवारों में शादी होती है तो उनके तालमेल आपस में नहीं बैठ पा रहे हैं, उनके प्रति परिवारों में मतभेद है, ऐसे महिलाओं के प्रति जो दूरी है परिवारों में उसको विच्छेद कर देते हैं, उस पर अपने संस्कार जो हैं, लव इन जिहाद जैसे मुद्दे जो आते हैं सामने उठ कर के कि जहां हमारे हिंदू पारिवारिक की लड़कियों को यहाँ टारगेट करते हैं, उसके बीच में काम करने के लिए परशुराम शक्ति वाहिनी भी काम करेगी। तमाम कवायदें हो रही हैं, पहले भी हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज वो उन्नति की ओर नहीं जा पाया, कारण क्या है? ब्राह्मण समाज सबको देने का काम करता है, सबको देने का काम करता है और पूरे भारतवर्ष में देने का काम करता रहेगा। उसके लिए सारे समाज की चिंता करने वाला समाज है, सारे हिंदू सनातनी की चिंता करने वाला समाज है। वेद पुराण और कर्म कांड की रख रखाव से लेकर के उसको वितरण करने का काम करना भी समाज का काम है। तो समाज जो है पूरे भारत को नहीं, विश्व को दिशा देता है और हमेशा देता रहेगा। तमाम तरह की संस्कृतियां समान रूप से बरोबर में चल रही हैं, क्या हिंदू एकजुट नहीं हो पा रहे हैं? कारण क्या? नहीं, एकजुट है। एकजुट का परिणाम आपने श्री राम जन्मभूमि देखा होगा। भगवान श्री राम जन्मभूमि पर जो बहुत कई सौ वर्षों का युद्ध चल रहा था, तो मंदिर निर्माण वहीं कराया है, वहीं हुआ है। तो ये एकजुट का एक परिणाम है, ये दिखाई भी देता है पूरे भारत में। और अगला विषय आ सकता है कुछ और भी आए, उसके लिए भी एकजुट है। भ्रष्टाचार परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप जी, वो भी घूम हिंदू पंचायत लगा रहे हैं सर देश भर में, हिंदू को एक करने के लिए। इस पे क्या कहना है? बिल्कुल अच्छा है, ऐसा करना चाहिए। संतों के समागम होने चाहिए, अपनी संस्कृति हिंदुओं के लिए काम करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनको बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे से वो संस्कार को चला। मंत्री जी, श्रमिकों के लिए क्या कुछ सोच रही है सरकार? सरकार पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा, जिन्होंने 32 श्रम कानूनों को बना करके 4 कोड में रखा है। और उन्होंने सबसे बड़ा काम जो है, कारखाने में जो काम करने वाली हमारी महिला श्रमिक है, उसके लिए जो नियम और अधिनियम बनाए गए हैं, यानी कि श्रमिक महिला अगर काम करेगी तो कारखाने का मालिक उसके घर तक अपनी गाड़ी से, टैक्सी से घर तक सुरक्षित जाना और लाना कारखाने तक, ऐसे बड़े कानून के बदलाव किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। उनके वेतन को बढ़ाने का काम, न्यूनतम वेतन पूरे देश में समानता होगी, इस पर काम किया गया है। तो पूरे भारतवर्ष में पहली बार श्रम कानून को बदलाव करके प्रधानमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि देश में अगर श्रमिक और गरीबों की सरकार है तो भाजपा सरकार। आज क्या विभाग आपका प्रदेश के श्रमिकों के लिए विशेष रूप से क्या? उत्तर प्रदेश के हित लाभ को लेकर के वहाँ से प्रारंभ हो रहा है, काशी से आज। और ये पहला कार्यक्रम संपन्न हुआ है 1950 से लेकर के 2021 तक। ये पहला कार्यक्रम सांस्कृतिक श्रमिकों के बीच में हो रहा है, जहाँ श्रमिक परिवारों के परिवार हैं शामिल होंगे, उनके बीच में ये पहली पहल है। ये योगी आदित्यनाथ जी को श्रेय जाता है इसका उत्तर प्रदेश में, कि जो 1950 से लेकर के 2021 तक किसी भी सरकार ने चिंता नहीं की, तो इस सरकार में वो श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम। श्रमिकों की सुनते नहीं अधिकारी, आए दिन शिकायत होती है। जो नहीं सुनेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसा कुछ हनक हो कि अधिकारी आपके पास शिकायत के वो जल्द दिखाई देगी। वो उत्तर प्रदेश में सब जिलों में हम लगा रहे हैं उसकी उद्यमी और श्रमिक जन समस्याएं जन सुनवाई कार्यक्रम। तो उसमें साथ बैठेंगे हमारे अधिकारी और साथ बैठेंगे उद्यमी और साथ बैठेंगे श्रमिक। वाराणसी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से गायब हुए मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है, एसपी क्राइम आदित्य लंगही की मौजूदगी में पुलिस लाइन में मोबाइल मालिकों को दिया गया। चोरी हुए मोबाइल वापस मिलने पर मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे। वाराणसी जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसामान्य के मिसिंग हुए 51 मोबाइल फोन, जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है, उसे सर्विलांस सेल ने बरामद किया। वाराणसी से मिसिंग हुए मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर जो मोबाइल फोन प्राप्त हुए उनकी संख्या 51 है और
एसपी क्राइम श्री आदित्य लम्हे के नेतृत्व में सर्विलांस सेल प्रभारी उपनिरीक्षक अरुण प्रताप सिंह के विशेष रूप से रुचि लेने पर ये सारे के सारे फोन बरामद हुए। इन मिसिंग हुए फोन के लिए सर्विलांस सेल के उपनिरीक्षक अरुण प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी ज्ञानेंद्र कुमार, मुख्य आरक्षी विवेक मणि त्रिपाठी, मुख्य आरक्षी संतोष कुमार पासवान, आरक्षी दिवाकर दत्त, आरक्षी संतोष कुमार यादव, आरक्षी अनुग्रह कुमार वर्मा, आरक्षी मनीष कुमार, आरक्षी अश्विनी सिंह, आरक्षी प्रेम, पंकज कुमार, इन सबको मिलाकर एक टीम गठित करके जनपद वाराणसी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी हुए 51 अदद मोबाइल फोन की बरामदगी की गई है, जिसे आज पुलिस लाइन में उनके मालिकों को सौंपा गया। वाराणसी में डीआईजी कम एसएसपी अमित पाठक सर के निर्देश अनुसार उसी के क्रम में जो हमारे सर्विलांस प्रभारी हैं अरुण सिंह और उनकी जो सहयोगी जो टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 8 महीनों में लगभग 51 मोबाइल हैं जिनको बरामद किया गया। ये मिसिंग मोबाइल्स हैं जिनकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होती है और उसके क्रम में ये लगभग 7 लाख के मोबाइल जो बरामदगी हुई है। और इसमें यहाँ पे IMEI नंबर जो होते हैं उनके थ्रू हम लोग ट्रेस करके आगे की जो कार्रवाई होती है लोगों तक पहुँचते हैं और मोबाइल्स तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो इसीलिए आज हम लोगों ने जो 51 मोबाइल जो हम लोगों को जो प्राप्त हुए हैं, इन सभी व्यक्तियों को भी बुलाया है जिनके खो गए थे मोबाइल, और इनको आज मोबाइल सब लोगों को दिए जाएंगे। और इस चीज़ की मैं प्रशंसा, हमारी जो टीम है, जो सर्विलांस टीम है, काफ़ी इन्होंने कड़ी मेहनत करी है। एक मोबाइल तक ये लोग खुद पहुँचे हैं और मोबाइल प्राप्त किया है, इसलिए मैं टीम को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। कोई इनाम, इनको कोई पुरस्कार की घोषणा है क्या? इस चीज़ के लिए मैंने सर से बात करी है, तो सर से वार्ता करके इसके बाद में आगे को बताएंगे कि पुरस्कार जो टीम। कितने मोबाइल है सर? मोबाइल 51 है। ये किन जगहों से सर प्राप्त हुआ है, कुछ आइडिया? ये क्योंकि जनपद वाराणसी के मोबाइल हैं, यहाँ पे 51 के 51 मोबाइल्स हमें कुछ जनपद से भी प्राप्त हुए, कुछ अन्य जनपदों से भी लोकेशन मिली थी, तो उस आधार पर मिला है। ये मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, ये सबके मिसिंग मोबाइल्स हैं जो अलग अलग टाइम पे सबके मिस हुए थे। ये गिरोह नहीं है, ये मिसिंग मोबाइल्स में है, और लेकिन जिनसे प्राप्त हुए हैं उनके खिलाफ भी लीगल कार्रवाई की जा रही है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यूपी पुलिस एंड बनारस पुलिस, ताकि उन्होंने मेरा फ़ोन ढूंढा 1 साल बाद भी। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फ़ोन मिलेगा, बट फ़ोन मिल गया, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। क्या क्या किया था आपने? फ़ोन खोया था तो हमने FIR लिखवाई थी, सभी लैंड में डलवाया था, बट उम्मीद नहीं थी कि मिलेगी। लॉकडाउन हो गया था तो बिल्कुल उम्मीद खत्म हो गई थी, बट मिल गया। देन आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा फ़ोन मिल गया। थैंक यू सो मच। जुड़ी थी मोबाइल से बहुत सारी यादें थी। मेरी बहन की शादी की सारी फोटोज़ मेरे फ़ोन में थी। फ़ोन खो गया था, मुझे नहीं पता फोटोज़ हैं या नहीं है, बट फ़ोन मिल गया तो आई एम हैप्पी। नरिया मार्ग पर सड़क किनारे पिटाई से क्षुब्ध चालक ने बुधवार की रात अपनी ही खड़ी एम्बुलेंस में आग लगा दी। आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग को बुझाया। लंका पुलिस ने वहां पहुंचकर नशे में धुत चालक गांधीनगर नरिया निवासी अजय सोनकर को पकड़कर थाने ले गई। उसने पूछताछ में बताया कि सामने घाट निवासी सोनू सिंह का एम्बुलेंस वह बीते 4 दिनों से चला रहा है। आरोप है कि मंगलवार की रात छात्रावास के कुछ मनभर लड़कों ने उससे पैसे मांगे और उसने नहीं दिया तो उसे मारे पीटे। बुधवार की रात फिर लड़कों ने गाड़ी मालिक के सामने चालक को पीट दिया, लेकिन मालिक ने न ही विरोध किया और न ही बीच बचाव किया। इससे क्षुब्ध होकर उसने शराब पीने के बाद एम्बुलेंस का शीशा तोड़ा और उसमें आग लगा दी। ये तो शुक्र था कि आग ने पूरी तरह से एम्बुलेंस को नहीं पकड़ा था और लोगों ने तब तक आग को बुझा दिया था। ये राजनीति हुआ है, हमारे गाड़ी को आग लगाया गया। कैसे हुआ है घटना? अब ये हम नहीं जानते हैं। तो बोला कि कोई मारा है, पीटा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी रात को गया है भाड़ा पे, सुबह आया है, दारूबाज है। हमसे 2-3 लोग बताए थे कि भैया मत रखिएगा। हम सोचे चलो तला कमाएगा खाएगा, हमने रख दिया, गलती कर दिया। ड्राइवर का क्या नाम है जो गाड़ी चलाता है? अजय नाम है, अजय सुटकर। कैसे घटना की जानकारी हुई आपको? अभी फ़ोन आया हमारे पे। ड्राइवर का कहना है कि कुछ लोग मारे हैं तो हमने आग लगा दिया। तो भैया कोई भी मारेगा, तुम गाड़ी में आग लगा दोगे, घर में आग लगा दोगे, नुकसान तो। कितने दिन से ड्राइवरिंग कर रहा था आपका गाड़ी? 3-4 दिन पहले रखे थे, हम दारू पिया था, हम भगा दिए। ये 2-3 दिन पहले रखे हैं। फिर इसी के साथ HBC न्यूज़ का यह संस्करण यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।